गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। अपन लास्ट टर्न पर फोटोसिंथेसिस के अंदर डायरेक्ट रिएक्शन के जो साइकिल थी C3, C4 और C2 साइकिल वो अपन ने कंप्लीट कर ली और इसके अलावा एक केम साइकिल भी थी। इससे पहले अपन लाइट रिएक्शन पढ़ चुके। आज उसका लास्ट टॉपिक रह रहा है जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। अब ध्यान देना बेटा, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों के अंदर बांटेंगे। एक तो है एक्सटर्नल फैक्टर, एक होता है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब जो कारक प्रकाश संश्लेषण को बाहर से प्रभावित करते हैं, और इंटरनल फैक्टर के अंदर वो कारक आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण को, जो प्लांट का इंटरनल पार्ट है और जो होते हैं मतलब इंटरनल संरचना जो है वो आंतरिक रूप से प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। अब इसके अंदर वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहला जो कारक है वो लाइट। तो ध्यान देना बेटा, लाइट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है 390 टू 760, 390 से 760 नैनोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है और जिसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की जो दर होती है वो मतलब जिसमें मतलब 390 से 760 नैनोमीटर तक का जो क्षेत्र है वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब 390 से कम और 760 से अधिक वाले जो क्षेत्र है, 390 से कम वाला जो क्षेत्र था जिसको यूवी रीजन कहा था, और 760 से जो अधिक का क्षेत्र था उसको IR रीजन कहा था। तो उस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। और 390 से 760 या कहीं कहीं पर 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक का क्षेत्र भी लिखा हुआ होता है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो वही जो है जिसको PAR भी कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, और वो जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। 390 से 760 नैनोमीटर तक का क्षेत्र। अब उसमें भी जो रेड क्षेत्र है, जो 660 से 780 या 760 के आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सर्वाधिक होती है। ओके, तो ये ध्यान रखना बेटा, सबसे पहला जो कारक था। अब उसके बाद में जैसे प्रकाश संश्लेषण की जो सर्वाधिक दर जो होती है दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल क्षेत्र में होती है, और उससे थोड़ी कम नीले क्षेत्र में और हरे रंग में जो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन दे रखा है कि जो फोटोसिंथेसिस की जो दर होती है वो हरे प्रकाश में शून्य होती है। क्यों? क्योंकि बाकी वाली लाइट को तो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो हरे कलर की लाइट जो है, क्योंकि पत्तियां भी हरे कलर की होती है, तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ओके, तो ये ध्यान रखना, लाइट जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में काम आती है। इसके बाद में टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे कि मैंने आपको बताया 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अगर इससे कम और ज़्यादा है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% होता है। अब अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो स्ट्रोमेटा के द्वारा ग्रहण की जाती है, जिसका जो अमाउंट जो है 0.03%। अब ये जो अगर 0.05 तक हो जाती है तब तक तो कुछ नहीं। अब अगर इससे ज़्यादा है या 0.03 से कम है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो प्रभावित होती है। इसके बाद में वाटर भी जो है जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अब जल की अगर कंसंट्रेशन कम मात्रा में है या उसका जो अमाउंट है वो प्रॉपर अमाउंट के अंदर नहीं मिल रहा है तो उससे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो प्रभावित होती है। ओके, और इसके बाद में लास्ट है एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अपन ने कर लिया, वाटर कर लिया, इसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है
वो फोटो रेस्पिरेशन के अंदर अपन ने देखा था कि अगर किसी कारणवश, जैसे मेनली C3 साइकिल के अंदर देखने को मिलती है, अगर किसी कारणवश प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो जो रुबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजन के साथ फ्यूज होकर के 2 कार्बन युक्त कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है फास्फोग्लाइकोलिक एसिड, और उससे इन पादपों के अंदर प्रकाश श्वसन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और वो कहने का मतलब इसको एक नष्टकारी अभिक्रिया भी बताया था। ओके, तो कहने का मतलब ये जो है ये फैक्टर बाह्य रूप से जब इसकी कंसंट्रेशन जैसे ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करती है। तो लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन, ये एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में प्लांट के अंदर जो है प्रभावित करते हैं। इसके बाद इंटरनल फैक्टर के अंदर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, समझ रहे हो। अब ये जो है इसका एक मेन वर्णक होता है जो प्रकाशिक ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करता है। अब प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है पर्णहरित की मात्रा बढ़ने पर बढ़ती है, और यदि अन्य कारकों को मानक रखा जाए, कहने का मतलब अगर पर्णहरित की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी क्लोरोफिल की मात्रा, वो ही मतलब प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाने में सहायक होती है। इसके बाद में स्टोरेज, अमाउंट ऑफ स्टोरेज फूड मटेरियल, कहने का मतलब संचित भोजन की मात्रा। अब संचित भोजन की मात्रा के अंदर ध्यान रखना, अगर प्लांट के अंदर भोजन जो है वो अगर लगातार स्टोर रह रहा है तो वो प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर सकता है। हाँ, अगर जो है स्टोरेज फूड है वो पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता रहता है निरंतर, तो दूसरे भागों के अंदर स्थानांतरण होता रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है पुनः बढ़ जाती है। ओके, इसके बाद में इंटरनल सरफेस ऑफ लीफ, कहने का मतलब पत्ती की आंतरिक संरचना। अब पत्ती की आंतरिक संरचना के अंदर रंध्रों की संख्या, वितरण और उनकी संरचना पर निर्भर करती है। रंध्रों की अधिक संख्या एवं अधिक समय तक खुला रहना अधिक CO2 अवशोषण को प्रेरित करता है। जितनी रंध्रों की संख्या अधिक होगी, जितने अधिक समय तक खुले रहेंगे, उतना ही अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और उतना अधिक मात्रा में फोटोसिंथेसिस होगा। ओके, तो ये जो थे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। अब इससे संबंधित 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल फैक्टर को जैसे अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लो, जैसे क्लोरोफिल है तो इसको अपन कहेंगे पर्णहरित। ओके, पर्णहरित। अमाउंट ऑफ स्टोर फूड, इसका लिखें तो संचित भोजन की मात्रा, संचित भोजन की मात्रा, और पत्ती की आंतरिक संरचना, पत्ती की ओके। अब देखो बेटा, अब इससे संबंधित 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। सेक्स कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस, कहने का मतलब सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना। इसके अंदर इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण एवं किसी भी अन्य कार्य की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक के 3 प्रमुख मान हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उनको प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख मान इन्होंने बताए। देखिए क्या है। न्यूनतम मान, न्यूनतम मान का मतलब वो है कि जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है वो प्रारंभ होती है, समझ रहे हो, फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है वो प्रारंभ होती है। दूसरा, श्रेष्ठतम और अनुकूलतम मान, जिस पर फोटोसिंथेसिस की जो दर है वो क्या होगी, मैक्सिमम होती है। और अधिकतम मान, फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो क्या होती है, रुक जाती है। इन तीनों अवस्थाओं को प्रधान बिंदु या कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है, समझ रहे हो। और मतलब जो प्रकाश संश्लेषण या फिर उसकी जो कार्य की क्रिया है उसको प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख मान इन्होंने बताए कि न्यूनतम मान जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रारंभ होती है, मैक्सिमम या अनुकूलतम मान जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मैक्सिमम होती है, और अधिकतम वैल्यू या मैक्सिमम मान है
मतलब ये श्रेष्ठतम मान था और ये मैक्सिमम मान जहाँ पर क्या है फोटोसिंथेसिस की क्रिया रुक जाती है। ये मतलब इन वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी और इनको ही मतलब इन तीनों अवस्थाओं को इन्होंने प्रधान बिंदु कहा। इन तीनों अवस्थाओं को, ये जो तीनों अवस्थाएं थी ना, इसी को इन्होंने प्रधान बिंदु नाम दिया, मतलब न्यूनतम, श्रेष्ठतम और अधिकतम। इसके बाद में एक वैज्ञानिक था जिन्होंने लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन के बारे में बताया था, उनका नाम था एफ ब्लैकमैन। एफ ब्लैकमैन ने 1905 के अंदर एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सीमाकारी कारकों का नियम। यह सिद्धांत पूर्व प्रकाशित लिबिग का निम्नतम का नियम का रूपांतरण है। मतलब जो लिबिग ने जो नियम दिया था उसका मॉडिफाई रूप है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ओके, इस सिद्धांत के अनुसार, अभी सिद्धांत के अंदर क्या किया गया, क्या कहा गया कि यदि कोई प्रक्रिया अनेक कारकों, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या बताई इन्होंने कि यदि कोई प्रक्रिया अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है तो अमुक समय में, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है, तो अमुक समय में उस क्रिया की दर उस कारक पर निर्भर करती है या उस कारक से सीमित होती है जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होती है। क्या बताया? कहने का मतलब इन्होंने जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया उसके अंदर इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस क्रिया के अंदर जो रॉ मटेरियल के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और जो है क्लोरोफिल होता है, अगर फोटोसिंथेसिस क्रिया के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अगर इनमें से कोई भी एक भी घटक अगर एब्सेंट है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसके प्रति सीमाकारी हो जाती है। जैसे फोटोसिंथेसिस में लाइट उपलब्ध है बट CO2 नहीं, इस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर CO2 की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ये था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इसके साथ ही ये फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। ओके, इसको वापस पढ़ना, फिर भी अगर कोई डाउट है, समस्या है तो उसको नोट डाउन कर लेना और डाउट क्लास के अंदर अपन इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आवर्तबीजी पादपों में जनन। अब आवर्तबीजी पादप कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये 11th में अपन ने पढ़ा है। आवर्तबीजी, देखो आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का मतलब क्या हो गया, एंजियो, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, और स्पर्मा, स्पर्मा माने सीड, जिसके जो सीड होते हैं वो कहने का मतलब सीड कोट से तो ढके हुए होते ही हैं, साथ ही साथ उनके चारों ओर फल भित्ति भी पाई जाती है। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो आवर्तबीजी पादप, आवर्तबीजी का मतलब हो गया जो हायर प्लांट होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब ध्यान देना, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो फर्स्ट चैप्टर है अपना। अब ध्यान देना, आवर्तबीजी पादपों की अगर बात करें तो उनके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या मतलब हुआ कि इनके अंदर पीढ़ी एकांतरण पाया, इनके अंदर पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। कहने का मतलब इन पादपों के अंदर पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या हो गया कि पीढ़ियों का एक के बाद एक एकांतरण क्रम, जैसे मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है इनकी द्विगुणित बीजाणुद्भिद, द्विगुणित बीजाणुद्भिद। कहने का मतलब जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होती है और साथ ही साथ जो है गैमेटोफाइट फेज रिमेन्स डायमिन्यूटिव। कहने का मतलब अल्पार्थक, मतलब जो गैमेटोफिटिक का मतलब हो गया युग्मकोद्भिद पीढ़ी। कौन सी? युग्मकोद्भिद पीढ़ी। युग्मकोद्भिद पीढ़ी तो होती है अल्प समय के लिए
और जो मेन पीढ़ी होती है जिसको कहते हैं द्विगुणित बीजाणुद्भिद, और ये क्या करती है, बीजाणु प्रोड्यूस करती है, और बीजाणु के अंदर मियोसिस से युग्मक बनता है, जिससे कुछ समय के लिए युग्मकोद्भिद पीढ़ी आती है। और ये पीढ़ियों का इस प्रकार का जो एकांतरण होता है इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, अब रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स। आवर्तबीजी पादपों के अंदर जनन जो है वो दो प्रकार का देखने को मिलता है। एक तो होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल को कहेंगे अलैंगिक, क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। ओके, सेक्सुअल को कहेंगे लैंगिक, लैंगिक जनन। ओके, अब अलैंगिक जनन, पहले एक बार इसकी आउटलाइन बना लेते हैं। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को वापस दो भागों के अंदर क्लासीफाई किया। एक तो होता है एगैमोस्पर्मी, या जिसको हिंदी में कहते हैं अनिषेक बीजता, और एक होता है वेजिटेटिव या कायिक जनन। ओके, इसके बाद में अलैंगिक जनन के दो भाग बताए, अनिषेक बीजता और कायिक जनन। अब कायिक जनन भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक कायिक जनन, और एक होता है कृत्रिम कायिक जनन। ओके, प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है वो तने के द्वारा, तो पता पड़ गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो भाग बताए, अनिषेक बीजता और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कहीं कहीं पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी लिखा हुआ हो सकता है। ये इसको हिंदी में कहते हैं कायिक जनन। कायिक जनन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। अब प्राकृतिक कायिक जनन जो है वो चार प्रकार से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, कहने का मतलब तने के द्वारा कायिक जनन, ध्यान देना। दूसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट, जड़ों के द्वारा कायिक जनन। तीसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ, पत्ती के द्वारा कायिक जनन। जैसे यहाँ लिख लो भले, तने के द्वारा कायिक जनन, जड़ों के द्वारा, पत्ती के द्वारा और जननांगों के द्वारा। कायिक जनन, ये प्राकृतिक कायिक जनन जो है वो चार प्रकार से होता है। इसके बाद में यहाँ पर कायिक जनन की डेफिनेशन लिखी हुई है। उससे पहले मैं आपको कृत्रिम कायिक जनन जो है वो कितने प्रकार का होता है वो बता देता हूँ। कृत्रिम कायिक जनन, ध्यान देना बेटा, तीन प्रकार से है। एक तो है कटिंग, एक है लेयरिंग और एक होता है ग्राफ्टिंग। समझ लो, कर्तन, दाब लगाना और रोपण। अब कर्तन को फर्दर क्लासीफाई करेंगे दो भागों के अंदर, स्टेम कटिंग और रूट कटिंग। और दाब लगाना है, एक तो माउंड लेयरिंग, एक होता है लेयरिंग। दो तरीकों से होता है, एक तो है माउंड लेयरिंग और एक होता है एयर लेयरिंग, टीला दाब और वायु दाब या गुट्टी लगाना। अब ये विधियाँ क्या होती है, कैसे है, वो बताएंगे सब आपको। इसके बाद रोपण है, वो भी चार तरीके से है। एक तो है विप और टंग ग्राफ्टिंग, एक है वेज ग्राफ्टिंग, एक है क्राउन ग्राफ्टिंग, एक है बड ग्राफ्टिंग। इस तरीके से ये एक जनरल इसकी आउटलाइन थी। अब इसके वन बाय वन अपन डिटेल के अंदर इसको पढ़ेंगे। ओके, अब ध्यान देना बेटा, मैंने आपको जो रिप्रोडक्शन दो प्रकार के बताए, एक तो एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल को वापस अपन ने दो भागों के अंदर क्लासीफाई किया, एगैमोस्पर्मी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के वापस दो भाग किए, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब नेचुरल का मतलब हो गया प्राकृतिक कायिक जनन और आर्टिफिशियल का मतलब हो गया कृत्रिम कायिक जनन। इसको लिख लो भले, कृत्रिम कायिक जनन। ओके,
अब जैसे कि जो प्राकृतिक कायिक जनन था उसको 4 भागों के अंदर बांटा, तने के द्वारा, जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा, जननांगों के द्वारा। ओके। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, उसके 3 भाग मैंने बताए, कर्तन, दाब लगाना, रोपण, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। अब जैसे सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे सबसे पहले, इसका मीनिंग अपन को, तो अब ध्यान देना बेटा, सबसे पहले अपन रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो अब रिप्रोडक्शन का जनरल डेफिनेशन क्या हो गया कि प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू एन ऑफ स्प्रिंग विच इज सेम और सिमिलर टू पेरेंट्स। कहने का मतलब अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करना, उसको क्या कहेंगे, जनन। अब अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो जनन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल को हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का जनरल मीनिंग क्या हो गया, हियर ओनली 1 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब ऐसा जनन जिसमें भावी पीढ़ी का निर्माण केवल एक जनक से होता है। कहने का मतलब जिनके अंदर रिप्रोडक्शन क्रिया में केवल एक ही जीव पार्टिसिपेट करता है तो उसको तो कहेंगे अलैंगिक जनन। और ऐसा जनन जिसमें रिप्रोडक्शन के अंदर 2 जीव पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक मेल एंड फीमेल, नर और मादा, तो उसको कहेंगे लैंगिक जनन। हियर 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब लैंगिक जनन के अंदर 2 जीव पार्टिसिपेट करते हैं और फिर उसके अंदर गैमिट बनते हैं। गैमिट्स का मतलब युग्मक, और युग्मक के फ्यूजन से जाइगोट बनता है और जाइगोट से नए जीव का जनन होता है। अब ध्यान देना बेटा, अब जैसे कि रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन अपन ने कर लिया, एक सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 भागों के अंदर अपन ने इसको क्लासीफाई किया। अब जैसे यहाँ पर एक ही जो जीव पार्टिसिपेट कर रहा है और उससे ही नया जीव बन रहा है तो इसके अंदर गैमिट वगैरह तो बनते नहीं है, और जबकि इसके अंदर 2 जीव पार्टिसिपेट करता है तो इनके अंदर गैमिट का फॉर्मेशन होता है। ओके। अब जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया जिसके अंदर केवल एक ही जीव पार्टिसिपेट करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैंने 2 भागों के अंदर बांटा था, एक तो था एगैमोस्पर्मी और एक था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एगैमोस्पर्मी का मतलब क्या हो गया, ध्यान देना, ए माने अपसेंट, अपसेंट का मतलब अनुपस्थित या बिना। गैमस, गैमस का मतलब फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब हो गया निश्चेषण। स्पर्मा, स्पर्मा का मतलब सीड। कहने का मतलब बिना निश्चेषण के बीज का निर्माण होना, उसको क्या कहेंगे, अनिश्चयक बीजता या एगैमोस्पर्मी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विदाउट मियोसिस एंड गैमेटिक फ्यूजन। कहने का मतलब युग्मक संलयन और अर्धसूत्रण के बिना ऐसा अलैंगिक जनन जिसके अंदर युग्मक संलयन और अर्धसूत्रण या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता लेकिन सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इनको कहेंगे अनिषेक बीजता। इसमें प्रवर्धन तो बीज द्वारा ही होता है, बट इन बीजों या भ्रूणों के विकास में अर्धसूत्रण एवं युग्मक संलयन नहीं होते। कहने का मतलब जिनके अंदर गैमेटिक फ्यूजन और मियोसिस नहीं होता लेकिन सीड का निर्माण हो जाता है, कहने का एक ही जीव पार्टिसिपेट कर रहा है भाई साहब, इस वजह से उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एगैमोस्पर्मी कहेंगे। इसके बाद आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या हो गया, ये ध्यान दो बेटा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया बीज के अतिरिक्त पादप के अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा होने वाले जनन को कायिक जनन कहते हैं। समझ रहे हो। और कायिक जनन के अंदर जो पादप के भाग काम आते हैं उसको कहेंगे प्रवर्ध। ओके। बीज के अतिरिक्त पादप के अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा जो जनन होता है उसको कहेंगे कायिक जनन। अब ध्यान देना बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट यूज्ड वेजिटेटिव पार्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग। कहने का मतलब कि जिसके अंदर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट जैसे रूट, स्टेम, लीफ और उससे कहने का मतलब
न्यू ऑफ स्प्रिंग या नए पादप का जो निर्माण होता है उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव पार्ट यूज फॉर रिप्रोडक्शन इज नॉन एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। कहने का मतलब कायिक जनन में जो अंग काम आते हैं उनको कहेंगे प्रवर्ध। और प्लांट कैन यूज स्टेम, रूट, लीफ एटसेट्रा एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। और इसके अंदर जड़, तना, पत्ती आदि को काम में ले सकते हैं। ये था कायिक जनन। समझ रहे हो? कायिक जनन को दो भागों के अंदर बांटा था, एक तो था प्राकृतिक कायिक जनन और एक था कृत्रिम कायिक जनन। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्राकृतिक कायिक जनन। अब प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है उसके बारे में ध्यान देना देखा। प्राकृतिक कायिक जनन, अब ध्यान देना, प्राकृतिक कायिक जनन के अंतर्गत सबसे पहला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। कहने का मतलब तने के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है या कायिक जनन होता है उसके अंदर सबसे पहला है राइजोम। राइजोम को हिंदी में कहते हैं प्रकंद, प्रकंद। और ये जनरली मिलेगा अदरक के अंदर। अदरक को तो जनरली सबके देखे हुई है। अब ये प्रकंद क्या होता है? ये एक मोटा गूदेदार अनियमित आकार का होता है और क्षैतिज तल के समानांतर बढ़ता है और इसके ऊपर स्पष्ट पर्व और पर्व संधियाँ होती है। और जब इनको ग्रो करवाया जाता है तो इनकी जो पर्व और पर्व संधियाँ हैं उससे कहने का मतलब पर्व और पर्व संधियों से जो पर्व संधि होती है वहाँ से जड़ें और ऊपर की तरफ स्टेम वाला पोर्शन निकलता है। इसके अंदर जैसे इस तरीके से देखें, जनरली जैसे ये आपने देखा ही होगा, इस तरह से अदरक वाला पोर्शन, इस पर ये जो है ना इनको कहेंगे पर्व संधि, पर्व संधि, या इसको इंग्लिश में कहते हैं नोड। ओके, और इन दोनों के बीच का भाग होता है उसको कहेंगे इंटरनोड, या हिंदी में कहते हैं पर्व। जब इनको ग्रो करवाया जाता है इन पर्व संधि होती है, इन पर्व संधियों से जड़ों वाला पोर्शन और साथ ही साथ जो अपर पोर्शन जो होता है उससे ये स्टेम वाला पोर्शन निकलता है। कहने का शाखाएं और जड़ें इनसे निकलती है। तो ये राइजोम जो होता है स्पष्ट पर्व और पर्व संधियों युक्त जनरली देखने को मिलता है अदरक के अंदर। दूसरा है ट्यूबर। ट्यूबर जैसे ये तो जनरली आपने देखा ही है, आलू के अंदर देखने को मिलता है। ट्यूबर या जिसको हिंदी में कहते हैं कंद, क्या कहेंगे? कंद। और ये जनरली किस में होता है? आलू में। इनमें क्या हो जाती है कि इनकी जो भूमिगत शाखाओं के जो सिरे हैं फूल जाते हैं और फूलने पर इनके ऊपर क्या कलिकाएं बन जाती है और जो है ये जनरली देखने को मिलता है आलू के अंदर। उसी प्रकार जैसे आलू के हर एक भाग को के टुकड़े कर दिया जाए और उनके अंदर कलिका का अंश आना जरूरी है, उसको ग्रो करवाया जाए तो उससे नए पादप का निर्माण हो सकता है। इसके बाद में बल्ब जैसे जनरली प्याज के अंदर आपने देखा होगा जो इस तरीके से जो संरचना होती है, इसको हिंदी में कहते हैं सल्क कंद। क्या कहेंगे? बल्ब को सल्क कंद। और सल्क कंद जो है जनरली लहसुन है, प्याज है, उनके अंदर देखने को मिलता है। इस तरीके से नहीं होता प्याज, इनसे नीचे की तरफ शाखा इसको ग्रो करवाते हैं तो ऊपर की तरफ पत्तियां वगैरह निकलती है, नीचे से जड़ें। इसके बाद में कॉर्म या घनकंद, ये जनरली कोलोकेशिया या अरबी आपने देखी होगी, अरबी के अंदर देखने को मिलती है। और इनके अंदर क्या होता है घनकंद के अंदर कि इस मुख्य तने का आधारीय भाग फूलने से बनता है और ये भूमि में ऊर्ध्वाधर रहता है। समझ रहे हो? और इसके बाद में रनर क्या होते हैं कि ये जैसे जो घास कुल के जो पादप होते हैं या घासें होती हैं उनके अंदर देखने को मिलता है कि जो मतलब जो तने होते हैं वीक स्टेम होते हैं, कमज़ोर तने होते हैं और भूमि के समानांतर बढ़ते हैं। इनमें क्या होता है जो नोड पाई जाती है पर्व संधि, और इन पर्व संधियों से क्या होता है कि नमी के कांटेक्ट में आती है, नीचे से जड़ें ऊपर से शाखाएं निकलती है और जब ये बड़े हो जाते थे इनको मदर प्लांट से अलग कर दिया जाता है। जनरली घासों के अंदर देखने को मिलता है। अंतपुष्टारी क्या होती है कि उनकी जैसे जो ये भी कोमल स्टेम ही होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि इनके जो होते हैं अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं, मतलब कि मुख्य तने के निचले भाग से शाखाएं निकलकर भूमि के अंदर कुछ दूरी तक बढ़ने के बाद वापस बाहर निकल जाती है। और जो पर्व संधियाँ होती है, कहने का मतलब इस तरीके से
शाखाएं जो होती है भूमि के अंदर प्रवेश कर जाती है और यहाँ पर जो नोड इंटरनोड होते हैं इनसे मतलब जड़ें हैं शाखाएं निकलती है और फिर इनको मदर प्लांट से अलग कर देते हैं। इसके बाद में लास्ट है इसका जो है वो, इसके बाद स्टोलन या भूस्तारी, इनके अंदर क्या होते हैं, मुख्य तने के आधारी भाग से शाखाएं निकलकर भूमि के अंदर या बाहर समांतर बढ़ती है और ये अंत में भूमि को छूकर नए पौधों का निर्माण करती है। तो ये बेटा ध्यान रखना इसके अंदर, और इनके जो, हालांकि इसके मीनिंग तो नहीं पूछेंगे लेकिन एग्जाम्पल अगर पूछ सकते हैं, ऊपरी भूस्तारी, अंत भूस्तारी, भूस्तारी है ना, कॉर्म है, बल्ब है, इस तरीके से। ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। अब है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट, जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब जड़ें क्या होती है, रूट प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, जड़ों के द्वारा नए पादपों का निर्माण होता है, जैसे नीम है, जैस्मिन है, नीम चमेली। इन सम प्लांट ट्यूबरस रूट आर प्रोड्यूस एडवांटिटियस बर्ड्स, कहने का मतलब जो कंदील जड़ें होती है वहाँ पर अपसानिक कलिका बन जाती है और वो क्या करती है, नए पादपों को जन्म देती है, जैसे स्वीट पोटैटो शकरकंद है, एस्पेरेगस है, डहेलिया है आदि। इसके बाद में जैसे कुछ एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ, पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन। पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन तो आपने जैसे 10th के अंदर भी पढ़ा है, जो ब्रायोफिलम पादप है उनकी जो लीफ होती है या जिसको हिंदी में कहते हैं पत्थर चट्टा, इनके मार्जिन्स के ऊपर क्या होते हैं कि कलिकाएं बन जाती है। ये कलिकाएं इन प्लांट से अलग होने के बाद एक स्वतंत्र पादप के रूप में विकसित होती है, ब्रायोफिलम, बिग्नोनिया आदि पादप के अंदर। इसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या जिसको बल्बिल्स या पत्र कलिकाएं भी कहते हैं, पत्र कलिकाएं। पत्र कलिकाएं क्या है, पत्र कलिका इन सर्टेन प्लांट्स अ मल्टीसेलुलर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म इन प्लेस ऑफ फ्लावर, कहने का मतलब जहाँ फ्लावर बनना चाहिए उसके स्थान पर क्या होते हैं कि मल्टीसेलुलर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको कहते हैं बल्बिल्स। और व्हेन दे फॉल फॉर्म न्यू प्लांट, जब ये गिरते हैं तो उससे भी एक नए पादप का निर्माण होता है, जैसे अगेव है, डायोस्कोरिया है। इस तरीके से कहने का मतलब जहाँ कलिकाओं के स्थान पर फूल बनने चाहिए वहाँ पत्ती जो है, कहने का मतलब मल्टी सेलुलर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको कहते हैं पत्र कलिकाएं। और ये क्या करती है, जब भूमि में गिरती है तो उससे एक नए पादप का निर्माण होता है, जैसे अगेव है, डायोस्कोरिया है। अगेव को ध्यान रखना बेटा, हिंदी में इनके अलग अलग नाम है, वो आप नोट डाउन कर लेना, मैं भी यहाँ लिख लेता हूँ। अगेव को कहते हैं रामबांस और डायोस्कोरिया को कहते हैं रतालू। इनको तो कहेंगे रतालू और इनको कहते हैं राम बांस। ओके, तो बेटा ये अपना जो था, नेक्स्ट टर्न पे अपन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे, तो ये नोट डाउन कर लेना। और ये ध्यान देना बेटा, इसके 2 क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब कायिक जनन क्या है, और इसके बाद व्हाट इज एगैमोस्पर्मी, अनिषेक बीजता क्या होती है। बाकी नेक्स्ट टर्न पर अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, थैंक यू।